ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए लेते हैं अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल सुमन जी से है कि अक्सर जो है लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं या उनमें कई अफवाहें हैं पुलिस को लेकर कि पुलिस के पास जाएंगे तो ना कई प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो पुलिस को अपनी छवि सुधारने के लिए कि जो अफवाहें हैं तो जनता के बीच में कुछ ऐसा करना चाहिए कि पुलिस के क्यों डर है पुलिस को लेकर? एक तो एक आर्केइक सिस्टम बना रहा है, जबकि एक ये पुलिस है, ये सर्विस यूनिट है। हम सर्विस कर रहे हैं सोसाइटी की, टू कीप द सोसाइटी सेफ एंड क्लीन, क्रिमिनल को हटाना, ये हमारी सर्विस। लेकिन एक जो एटीट्यूड है उसमें प्रॉब्लम है, हम उसको सोचते नहीं है एज अ पुलिस पर्सन, हम वो सर्विस ओरिएंटेशन नहीं ला पाए हैं, ये कारण है। और ऑफ कोर्स जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारे चक्कर कटवाना या डिले करना, ये ऑफ कोर्स रहा है, लेकिन अभी एटीट्यूडनल चेंज के हमने काफी प्रोसेस चलाए हुए हैं पुलिस स्टेशन लेवल पर। जेंडर के हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, जहां पर हम खुद नहीं बल्कि हम एनजीओ या सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाते हैं और वो लोग हमारे पुलिस पर्सनल को ट्रेन करते हैं कि जेंडर का इशू क्या है या एटीट्यूडनल चेंज के लिए, ताकि उनमें जो कांस्टेबल्स या जो थाने में कार्यरत हैं लोग, उनके स्वभाव में उसमें चेंज आए। लेकिन जैसे कि ये सर्विस है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, अगर जैसे आपकी बिजली चली जाती है तो प्राइवेट है, आप फोन करते हैं, सो अगर ऐसा हो रहा है देन इट इज योर ड्यूटी कि मैं अपनी ये वाली सर्विसेज को इम्प्रूव करवाऊं, क्योंकि ये आप ही के टैक्स पेयर्स मनी है ना जिससे ये चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसको मैं इम्प्रूव करने का स्टेक आपके ऊपर भी है। तो उसको आप किस हद तक ले जाते हैं? अगर मुझे सर्विस नहीं मिल रही, क्या मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ टू द नेक्स्ट हायर ऑफिसर? क्या मैं आरटीआई का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैंने कंप्लेंट दी है उसमें आरटीआई में पूछूं? तो वो वाली एक जिम्मेदारी एक सिटीजन को भी लेनी है कि ये सर्विस मेरी सोसाइटी की मेरे लिए है, उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या करूं। एक मैं और रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी, जब हम रेप के लॉ के ऊपर बात कर रहे थे, एडवर्सेरियल सिस्टम है, ऑफ कोर्स कोई भी आप कंप्लेंट करें आपको उसको प्रूफ करना पड़ता है। बहुत कम ऐसे केसेस हैं जैसे डाउरी डेथ हो जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होता है, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की काफी प्रोग्रेसिव रूलिंग आई हैं। इन कैमरा ट्रायल होता है इन केसेस में। ऊपर से सिर्फ एक प्रोसिक्यूटरेस जो कंप्लेनेंट है उसकी स्टेटमेंट ही अगर ट्रस्टवर्दी लगती है जज को, तो उसके ऊपर भी कन्विक्शन पॉसिबिलिटी है। तो इतना खराब भी नहीं है, हमारी कोर्ट्स ने काफी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दी हैं वुमेन केसेस को लेके। सो मेरा यही है कि डोंट हेसिटेट टू कंप्लेंट, अगर आप शिकायत अपनी दर्ज जरूर कराएं। अगला एक सवाल लें, पूछिए। नमस्कार, मेरा सवाल किरणमती जी से है। आजकल लोग 2-3 सिम कार्ड रखते हैं, मैम उनसे निपटने के लिए क्या करेंगे? उनको कैसे पहचानेंगे कि ये बंदा हमें मैसेज कर रहा है या कॉल कर रहा है? 2-3 सिम कार्ड, ये तो एक टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट हो गई है आजकल। जो ये चाइना के फोन्स आ रहे हैं, इनमें 2-2, 3-3 सिम कार्ड का सिस्टम है। और जो कॉलर्स हैं, जो स्टॉकर्स हैं, वो इस तरह के फोन्स का इस्तेमाल करते हैं किसी को परेशान करने के लिए, गंदे गंदे एसएमएस भेजने के लिए। तो ये सारी जो इनके सोल्यूशन हैं, ये पुलिस से संबंधित हैं। और आप जहां रहते हैं या कोई भी लड़की या कोई भी महिला अगर इस तरह का वारदात उसके साथ हो रही है और उसके फोन पर इस तरह की कॉल्स आ रही हैं, तो वो बोले नहीं, जैसा कि पहले भी कहा था कि वो बोले बिल्कुल नहीं, और सारी जो कॉल्स हैं उनको रिकॉर्ड करते रहें। और अपने जो आपके एरिया के निकट का पीएस है, पुलिस थाना है, आप वहां पर एफआईआर दर्ज कराएं, अपना नंबर प्लस वो सारे कॉल्स, उसकी सारी डिटेल्स। फिर ये पुलिस का डिपार्टमेंट है, इसी डिपार्टमेंट सुमन जी बैठी हैं, इनको बेहतर तरीके से सुमन जी बता भी पाएंगी। उसके जरिए से फिर वो जो कॉलर है उसका जो लोकेशन है वो वहां उसको पकड़ लेंगे, और पकड़ के और फिर उसको जो भी है, अभी कोई ऐसी सजा तो नहीं बन पाई है, कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। तो इसलिए जो भी महिला जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है वो अपनी शिकायत निकट के पुलिस स्टेशन में दर्ज जरूर कराए, वो चुप नहीं बैठे, इग्नोर नहीं करे। और वैसे भी ये भी कंपल्सरी है हर एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को कि डिटेल्स रखें, जितने भी सिम कार्ड उनके जाते हैं आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद ही वो सिम को एक्टिवेट किया जाता है। तो इसलिए वो हमारे लिए डाटा वो पाना मुश्किल नहीं है। अगला एक सवाल है जी, मेरा सवाल राकेश जी से है। क्या ये मेंटल डिसऑर्डर में आता है जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं? नहीं, ये
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में नहीं आता है, बट ये एक तरह से जो इस एक बिहेवियर को बार बार वो रिपीट कर रहा है, किसी को फॉलो कर रहा है, बार बार फोन कर रहा है, बार बार पीछा कर रहा है, तो ये बिहेवियर जो है रेपिटेटिव बिहेवियर है, बट ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर नहीं आता है, वो अलग एक बीमारी है। ये एक आप कह सकते हैं उसकी आदत बन गई है, और उस आदत को रोकने के लिए आप स्ट्रिक्टली पेश आएंगे, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे, तो ये सब चीजें जो है उसमें हेल्प करेंगी। आप दूसरे अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, फ्रेंड्स के अंदर शेयर करेंगे, तो वो उसके अंदर वो सब लोग भी, उसको जब पता चलेगा कि मैं बदनाम हो रहा हूं और लोग सबको पता चल रहे हैं, तो वो और दूसरे लोगों का पीछा नहीं करेगा। तो एक्शन लेने की काफी जरूरत है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उसको रिकॉर्ड उसका सारा रखिए, कंप्लेंट कीजिए, ये सब चीजें हेल्प करती हैं इसके। अगला एक सवाल है, मेरा क्वेश्चन अरविंदर मैम से है। मैम, जो भी ये स्टॉकिंग के केसेस होते हैं जिसमें विक्टिम अगर बताती है अपने पेरेंट्स को, गार्जियन को कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है, तो उनके पेरेंट्स उन्हें ब्लेम करते हैं कि मे बी तुम्हारा प्रॉब्लम, मतलब तुम्हारे में गलती होगी। एंड अगर वो विक्टिम नहीं बताती तो बाद में क्वेश्चन किया जाता है कि हमें बताया नहीं गया था। तो इस केस में लड़की करे तो क्या करे? ये बेटे उस पर बताना तो बहुत जरूरी है, बिकॉज देखिए यही मैंने आपसे कहा ना कि एक हमें सबको बदलने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी ये समझने की जरूरत है, उस वजह से बच्ची को घर में नहीं बैठना और आपको बोलना है, आपको बताना है। इग्नोर करने से आपकी जान जा सकती है, आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब यही है, हमें माइंड सेट को चेंज करना है, इस धारणा को बदलना है। ये होगा, अगर हो रहा है तो इस पे जो है आपको अपने पेरेंट्स को समझना है, समाज को समझना है, माइंड सेट के ऊपर हमें काम करना है कि ये गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है। तो ये थोड़ी जो ट्रांजिशन फेस है उसमें बच्चों को दिक्कत तो होगी, बट चुप नहीं बैठना, बोलना तो है। मैम, मेरा सवाल मधुबाला मैम से है। नमस्कार मैम। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लोगों को अवेयर कराने के कुछ तरीके ऐसे बताएं जिनसे मतलब ये घटनाएं ही ना हो। मुझे लगता है कि तरीकों पे जाएं तो सबसे पहले जो परिवार, जिस परिवार में हम रहते हैं, उस परिवार में ये बातचीत जानी चाहिए कि जो भी हैरेसमेंट, जिस भी तरह का हैरेसमेंट होता है औरतों के ऊपर, वो सिर्फ औरतों की इज्जत की बात नहीं है, वो उनकी गलती की बात नहीं है, वो सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हर ढांचे को बदलने की जरूरत है। चाहे आप उसमें शिक्षा में सुधार की बात कहिए, आप हर एक चीज को उसमें उठा सकते हैं, आप कानून व्यवस्था को उठा सकते हैं, आपका रिलीजन अलग अलग तरह की बातें कहता है, आपकी शिक्षा व्यवस्था अलग अलग तरह की बात कहती है, तो बहुत तरह की चीजें जिसको बदला जाना चाहिए। तो अवेयरनेस इन्हीं के जरिए आएगी कि जब हम स्कूल्स में जाते हैं, जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, तो ये लर्निंग हमें वहां से ना मिले कि आप चुप रहिए और घर पे बैठ जाइए, आप जो है रात को ज्यादा देर रात बाहर मत जाइए, आप ऐसे कपड़े मत पहनिए, आप ऐसे मत हंसिए, आप ऐसे मत बात कीजिए। तो उस तरह का जो शिक्षा है वो हम तक ना पहुंचे और हमें ये बार बार बताया जाए कि आप सक्षम बनिए, आप किसी जो भी आपके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप ना कहना सीखें कम से कम। और ना कहने के अलावा इसमें पूरी की पूरी बात है कि ये छेड़खानी का मुद्दा नहीं है। जब हम कहते हैं कि छेड़खानी है, छेड़खानी एक बहुत हल्का फुल्का शब्द है, और जब छेड़खानी लगभग अगर बात करें तो बराबर में होता है, मजाक का सेंस है। ये बकायदा एक हैरेसमेंट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, जिसे कहते हैं कि महिला हिंसा है, और महिला हिंसा की कैटेगरी अलग अलग है और अलग अलग तरह से औरतों के ऊपर वार होता है। तो इसके लिए मतलब सिटीजन को तो अवेयर होना ही है, लेकिन इसकी शुरुआत परिवार से होनी चाहिए और फिर अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे ढांचे अलग अलग, उनमें सुधार होने की जरूरत है। तो बिल्कुल सवालों के दौर को हम यही थामते हैं और आखिरी राय में जानते हैं कि खुद सड़क पर चलने वाली महिलाओं को या अपने मोबाइल और उस पर आने वाली इस तरह की फोन कॉल्स को लेकर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, और साथ ही आस पड़ोस, माता पिता, दोस्तों को किस तरह से उनकी मदद करना चाहिए जब वो मदद मांगे। जानते हैं अपनी आखिरी राय में अपने पैनलिस्ट से। सुमन जी, क्या कहना चाहेंगी आखिरी में? अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आए दिन बढ़ेंगी ही इस तरह की बातें, किस तरह से एक लड़की खुद इन सब चीजों का मुकाबला कर सकती है? और अगर हम एंटी स्टॉकिंग हेल्पलाइन की ही बात करते हैं तो इसका कोई एक फीचर ऐसा आपकी नजर में जरूर होगा जो इसे और तमाम चीजों से अलग करता हो।
एक तो एज अ प्रिवेंटिव फास्ट टाइम में अगर आपको कभी भी थ्रेट लगता है, थ्रेट परसेप्शन महसूस होता है कभी भी कि मुझे इमीडिएट हेल्प की जरूरत है, तो 100 को डायल करने से हिचकिचाए नहीं। अभी हमने एक सर्वे करवाया था, उसमें सभी ने कहा कि मैं अपने रिलेटिव को, अपने फियांसे को, अपने हस्बैंड को कॉल करूंगी। वहां से रिस्पॉन्स आने में देर लगेगा, तो आई विल सजेस्ट कि पहला नंबर जब आप फास्ट डायल में एक नंबर दबाएं तो 100 पर करें, क्योंकि हेल्प विल बी जस्ट 5 to 7 minutes अवे, तो उससे आपको होगा। और अगर आपको लग रहा है कि कोई गाड़ी फॉलो कर रही है, स्कूटर फॉलो कर रहा है, उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप लेने की कोशिश करें, या अगर आप जानते हैं उनको तो उसको रिपोर्ट करने की लोकल पुलिस स्टेशन अगर है या पीसीआर गाड़ी खड़ी है तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। एंड एक पब्लिक स्पेस में रहने की कोशिश करें जब तक हेल्प ना आए। तो 1096 इसीलिए स्पेशल सर्विस है, ये नॉन इमरजेंसी नंबर है, इमरजेंसी 100 ही है। सर, एंटी स्टॉकिंग हेल्पलाइन में भी शायद कुछ इसी तरह का है कि आपकी पहचान जो है वो गोपनीय रखी जाएगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको इतना थ्रेट परसेप्शन है, क्योंकि कई बार ऐसे भी इंस्टांसेस हैं जहां पर फोन पर नहीं तो पत्र के ऊपर, क्योंकि फोन ट्रेस होने का रहता है, तो एक चिट्ठियां लिख के कि एसिड अटैक की धमकी देना, वो भी एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि आप वो थ्रेट के साथ रह रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको गोपनीय आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी आइडेंटिटी ना रिवील की जाए। किरण जी, आप क्या कहेंगे आखिरी राय में? शमीना जी, मेरे आखिरी राय में तो यही संदेश है सभी यंगस्टर के लिए, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ती हैं लड़कियां, उनके लिए, और उन महिलाओं के लिए जो वर्किंग एरियाज में रहती हैं, कि आप चुप मत रहिए, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण कानून जो आपके सेफ्टी के लिए है, आपके सुरक्षा के लिए है, बनने की मुहिम चल पड़ी है और बहुत जल्दी वो आखिरी पड़ाव पे पहुंचेगा। और एक विमेन सेफ्टी का कानून जो महिलाओं के लिए बनेगा, वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कारगर हो, उसमें महिलाओं का, हमारी यंग जनरेशन के बेहतर सुझाव उसमें आए, जिससे कि एक अच्छा कानून बने, सख्त कानून बने, और उन लोगों को सजा मिले तुरंत जो सजा के हकदार हैं, और सजा कम से कम बहुत कड़ी हो, कड़ी सजा हो। क्या कहेंगी मधुबाला जी अंत में? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं से शुरुआत करें, मैं से हम पे पहुंचे और हम से सब पे पहुंचे, तभी शायद कुछ चीजें बदल पाएंगी। क्योंकि हमेशा दूसरी तरफ निगाहें गड़ाए रखेंगे तो शायद कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं हमेशा ये मानती रही हूँ कि अगर मैं मजबूत हूँ तो मैं अपने अधिकारों को किसी भी तरीके से मैं उन्हें हासिल कर ही लूंगी। तो मैं इस पे फोकस डालिए। बहुत अच्छी बात। राकेश जी क्या कहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूंगा, एक तो साइलेंट सफरर नहीं रहिए, इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, और अगर आप बहुत ज्यादा टेंस फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से या काउंसलर से कंसल्ट कर सकते हैं। अरविंदर जी? यंग जनरेशन को यही संदेश देना चाहूंगी कि देखिए, हमें बदलना है और उसकी शुरुआत हमें करनी है। जैसे कि मधुबाला ने कहा कि हमें डरना नहीं है, आवाज उठानी है और इस विचारधारा को बदलना, और वो हमें मिलके बदलनी है विचारधारा। तो औरतों को रिस्पेक्ट करें, उनको सहभागी समझें, तभी हम ये काम कर सकते हैं। औरतों के लिए कहीं ना कहीं एक इज्जत का भाव जरूर रखें। बेशक ये एक ऐसी पहल है जो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण तो जगा ही जाती है, लेकिन इसमें पुलिस के साथ साथ समाज के लोगों को जुड़ना होगा। किसी के साथ होती ज्यादती पर उसके साथ खड़ा होना होगा। और मेरा ये मानना है कि मुझे क्या लेना देना, ऐसी प्रवृत्ति हम सबको छोड़नी पड़ेगी। वहीं सही मायने में हेल्पलाइन पर अमल और नित नई योजनाओं और नीतियों पर होती घोषणाओं का फायदा उन तक पहुंच रहा है। और मेरे हिसाब से तब तक पूरी तरह से ये मुमकिन नहीं होगा जब तक कि समाज और उसकी सुरक्षा का दावा करने वाले जज्बों में सच्चाई ना हो, ईमानदारी ना हो। और तभी जाकर हम एक ऐसा माहौल दे पाएंगे जहां खुशियां हो, मुस्कुराहटें हो और तहफ्फुज का एहसास हो। और शायद किसी ने यही इसी मौके के लिए कहा है कि फूलों की तरह मुस्कुराती रहे आपकी हयात, फूलों की तरह मुस्कुराती रहे आपकी हयात, गम कभी आपके करीब ना आए, खुदा करे। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। आपका शुक्रिया। ऑडियंस का भी शुक्रिया कि आपने सवालों का दौर बखूबी जारी रखा। आप भी आ सकते हैं अस्मिता में, कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है।
हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं।